जी नमस्कार। स्वागत है आपका एलटी ग्रेड के इस बैच में। होपफुली आप बैच को एंजॉय कर रहे होंगे और हम भी एंजॉय कर ही रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि बेस्ट आपको दिया जाए ताकि आप पेपर में बेस्ट करके आए और सिलेक्शन लेकर के ही वहां से लौटें। यूनिट 1 चल रहा है अभी और यूनिट 1 के सेक्शन में हमने किस किस की बात कर लिया है। यूनिट 1 के सेक्शन में हमने लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट, फर्स्ट सेक्शन का नाम है, मूवमेंट हमने सारा कवर कर लिया है। और लिटरेरी फॉर्म्स जो है, जो पोइटिक फॉर्म्स जिनको हम कहते हैं, लिटरेरी जॉनर्स जिसको कहते हैं, वो प्रोसेस में है, वो कंटिन्यूएंस में है। लास्ट क्लास में हमने एपिक और मार्क एपिक पे डिटेल चर्चा किया था और आपने शायद वीडियो भी देखा होगा, आपने उसको एंजॉय भी किया होगा। आज हम उसी को प्रोसीड कर रहे हैं, उसी को आगे लेकर के चल रहे हैं और आज हम जिस लिटरेरी फॉर्म की बात करने चल रहे हैं उस लिटरेरी फॉर्म का नाम है एलिजी। कम से कम 2 या 3 फॉर्म हम आज भी अपने इस क्लास में करेंगे और एलिजी जिसमें नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर आज हम जिसकी बात करेंगे वो होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो पूरे ध्यान से, पूरे अटेंटिवली सुनिएगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग और एलिजी क्या होते हैं और अपने नोट्स उन्हीं के आधार पर प्रिपेयर करिएगा जो आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत मदद करेंगे। यद्यपि नोट्स हमारा भी तैयार है, आपको मिल ही जाएगा जल्दी से जल्दी, लेकिन फिर भी अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो आपके नोट्स आपको बहुत मदद करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन पीरियड, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज के टर्म एलिजी से। ELEGY, एलिजी। हिंदी में सिंपली एलिजी को कहा जाता है कि एलिजी शोक गीत होता है। शोक गीत का मतलब यदि किसी की डेथ पर लिखा जाता है जो गीत, उसको एलिजी कहा जाता है। हिंदी की सिंपल सी डेफिनेशन है ये। 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा एलिजी के बारे में। एक तो ये कि जब कोई किसी का बहुत खास इंटीमेट फ्रेंड की जब डेथ होती है तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। वो फीलिंग्स 2 जगह पर एक्सप्रेस हो सकती हैं। एक तो वो एक्सप्रेस की जा सकती है ग्रेव यार्ड में ही, एक जैसे आप कहते हो कि अपने ट्रिब्यूट देना, तो ट्रिब्यूट जनरली जो है इन अप्रिशिएशन ऑफ द डेथ होता है, जो मर गया है उसकी प्रशंसा में होता है। और दूसरा ये होता है जो प्रशंसा में होता है उसको यूलोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको यूलोजी कहा जाता है कि ये एक प्रशंसा का गीत होता है। अ सॉन्ग सung इन अप्रिशिएशन, सung इन प्रेज ऑफ समवन। किसी के प्रेज में, किसी के अप्रिशिएशन में जो होता है उसको हम यूलॉजी कहते हैं। और एलिजी बेसिकली डेफिनेशन की बात करें तो नंबर 1 पर एलिजी इज अ लिरिक पोयम। अब लिरिक पोयम का मतलब क्या होता है, लिरिक भी आपके सिलेबस में है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं लायर, LYRE, लायर, वीणा टाइप का। और जो पोयम उस लायर पर ट्यूनिंग करके गाई जाती है उसी को लिरिक कहा जाता है। इतने मोटी मोटी डेफिनेशन समझ लीजिएगा। जो लायर पर गाई जाती है, यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके माध्यम से जो पोयम सिंग की जाती है उसी को लिरिक पोयम कहा जाता है। पहली डेफिनेशन का जो पहला पार्ट यही है कि एलिजी भी एक लिरिक पोयम होती है, मतलब ये भी एक ऐसी पोयम होती है जिसको गाया जा सकता है। अब ये लिरिक पोयम किस पर होती है? अब कुछ लिरिक पोयम तो लव पोयम भी होती है, बट ये लव पोयम नहीं होती। होती है, अभी बताऊंगा, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। जॉन डन ने लिखा था जो है लव एलिजीज, उस पर भी अभी आता हूं। बट पहले तो ये लिरिक पोयम है। दूसरी ये है कि ऑन द डेथ ऑफ समवन, ऑन द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑन द फैक्ट ऑफ मोर्टालिटी इन जनरल।
a lyric poem on the death of an individual, किसी व्यक्ति के खास के डेथ पर यह पोयम हो सकती है। ऑन द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, और यह भी हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के डेथ पर ना हो करके मोर्टालिटी पर ही हो, डेथ पर ही हो, और सबके डेथ पर हो, नश्वरता पर ही हो, क्षरण पर ही हो, राइट। ऑन द फैक्ट ऑफ मोर्टालिटी इन जनरल, और ऑन द फैक्ट ऑफ मोर्टालिटी इन जनरल। ये एलजी की डेफिनेशन है। क्या है एलजी की डेफिनेशन? कि एन एलजी इज अ लिरिक पोयम ऑन द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑन द फैक्ट ऑफ मोर्टालिटी इन जनरल। मोर्टालिटी पर हो सकती है वो पोयम, या वो पोयम किसी खास व्यक्ति के गुजर जाने पर, किसी खास व्यक्ति के मर जाने पर गाई जाती है। और मृत्यु पर, मौत पर ये जो रिफ्लेक्शन होता है, जो मेडिटेशन होता है, इसका मतलब ये है कि वो पोयम जो है सीरियस पोयम ही होती है। द रिफ्लेक्शन ऑन डेथ जनरली लीड्स टू अ रेजोल्यूशन इन विच द स्पीकर asserts a general truth, right? स्पीकर जो है एक जनरल ट्रुथ को असर्ट करता है। डिस्टिंग्विश्ड एग्जाम्पल्स अगर हम एलिजी की बात करें तो आपके लिटरेचर में बहुत सारे एलिजीज हैं जो कि बहुत खास लोगों ने खास लोगों के डेथ पर लिखा है। जैसे इंडिविजुअल डेथ की अगर हम बात करें तो जॉन मिल्टन का एक फ्रेंड था, एडवर्ड किंग, राइट। जॉन मिल्टन का फ्रेंड था एडवर्ड किंग, और उसकी डेथ पर मिल्टन ने एलिजी लिखी थी लिसिडस। जॉन मिल्टन wrote the elegy Lycidas on his friend Edward King, वो डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल पर था। दूसरे पर अगर हम आए, थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो एडमंड स्पेंसर ने एक एलिजी लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड सर फिलिप सिडनी, और उसका नाम था एस्ट्रोफल, राइट। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ करके आए तो फिर टेनिसन की एक बहुत पॉपुलर एलिजी है, नाम है उसका इन मेमोरियम, और इन मेमोरियम उन्होंने अपने फ्रेंड अर्थर हेनरी हालम की डेथ पर लिखा था। और मैथ्यू अर्नल्ड की एक एलिजी है। वैसे मैथ्यू अर्नल्ड तो एलिजियाइक पोएट ही कहे जाते हैं, कई सारी उनकी एलिजीज हैं, लेकिन उनके एक फ्रेंड थे अर्थर ह्यूज क्लो, उनकी डेथ पर उन्होंने एक एलिजी लिखा था, और उस एलिजी का नाम था थायरेसिस, THYRSIS, थायरेसिस। तो अर्नल्ड ने अपने फ्रेंड की डेथ, आर्थर ह्यूज हालम की डेथ पर थायरेसिस लिखा था। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इंडिविजुअल की डेथ पर, राइट। अब थोड़ा सा और पीछे जाए तो जेफरी चॉसर ने भी एक एलिजी लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड्स वाइफ, राइट। ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड्स वाइफ जो थी, इसका नाम था डचेस ऑफ ब्लांचे, उसकी डेथ पर जेफरी चॉसर ने एलिजी लिखी थी। और ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, बहुत सारे लिटरेचर में एग्जाम्पल्स हैं एलिजी के, जिसको एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड पर लिखा है। या आपने एलिजी पढ़ी होगी, एक बहुत फेमस एलिजी, राइट, और उसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, और वाल्ट विटमैन की एलिजी है, और उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट की असैसिनेशन पर, उनके मर्डर होने पर उस एलिजी को लिखा था।
अब्राहम लिंकन नाम था उनका, अमेरिकन प्रेसिडेंट का। ओ कैप्टन माय कैप्टन, वैसे उसको आप इस सीरीज में यहां पर जोड़ सकते हो। और एक एलिजी उन्हीं की डेथ पर और उन्होंने लिखा, वाल्ट विटमैन ने, वेल लिलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, राइट। तो ये फेमस एलिजीज है इंडिविजुअल डेथ पर जो लिखी गई थी। अब अगर हम इसकी बात करें कि एलिजी ऐसी भी पोएम होती है जो किसी एक पर्सन के ही नहीं, मोर्टालिटी पर ही लिख दी जाती है। और इस मोर्टालिटी के जो एग्जाम्पल है, जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो टॉमस ग्रे की एलिजी है। और उस एलिजी का नाम है क्या? एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, राइट। टॉमस ग्रे की एलिजी है एलिजी written in a एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, टॉमस ग्रे की एलिजी है ये। क्लियर? ये तो क्लासिकल एग्जाम्पल्स हो गए आपके एलिजी के। मॉडर्न एज की अगर हम बात करें, 20th सेंचुरी में बात करें, तो एक बहुत फेमस पोएट थे, नाम था उनका W.B. येट्स। और विलियम बटलर येट्स एक आयरिश पोएट थे, एक नेशनलिस्टिक पोएट भी उनको कहा जाता है। और उनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स का नाम आपने सुन रखा होगा, जैसे बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम, राइट, प्रेयर टू माय डॉटर, अमंग स्कूल चिल्ड्रेन, या ईस्टर 1916, राइट। तो लीडा एंड सॉन, ये सब उनकी पोएम्स थी। और वो ड्रामेटिस्ट भी थे। और आयरलैंड में पहला जो नेशनलिस्ट थिएटर है, जिसको एबी थिएटर कहा जाता है, उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से भी वो एक थे, W.B. येट्स। और उनकी डेथ पर एक दूसरे पोएट ने, जिसका नाम था W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन ने एक बहुत शानदार एलिजी लिखी है। और उसका नाम है इन मेमोरी ऑफ, या जो है W.B. येट्स, राइट। ऑन द डेथ ऑफ W.B. येट्स उन्होंने एलिजी लिखा है W.H. ऑडेन ने, जो 20th सेंचुरी का एग्जाम्पल है। वैसे आप में बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जितने भी हमने नेम्स बताए हैं, आप उन नेम्स को ध्यान रखिएगा। और कुछ हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, कुछ ओरल बताए हैं। जेफरी चॉसर का हमने बताया नाम आपको, यद्यपि यहाँ पे लिखा नहीं है। हमने आपको W.H. जो है, सॉरी, विटमैन क्या नाम हमने बताया, दो एलिजी का नाम, ओ कैप्टन माय कैप्टन और वेल रिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, नहीं लिखा है, हमने मेंशन नहीं किया है। आपके लिए छोड़ दिया है कि आप उसको लिख लीजिएगा और ढूंढ करके पढ़ भी लीजिएगा, अगर कहीं जुगाड़ लग जाए तो विकिपीडिया वगैरह से। और एक ये इन मेमोरी भी ऑफ W.B. येट्स जो लिखा है मिस्टर W.H. ऑडेन ने ऑन द डेथ ऑफ W.B. येट्स, राइट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिजीज written in English language and in English literature, and I hope कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो अभी बताइए, नहीं फिर हम एलिजी को थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। एलिजी के अगर हम टर्म की बात करें कि टर्म किस भाषा से आया है, तो एलिजी सभी टर्म्स की तरह ही ग्रीक लैंग्वेज से आया है, राइट। ग्रीक लैंग्वेज से आया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस भाषा से टर्म लिया गया है एलिजी, तो एलिजी जो है, द टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, राइट। ग्रीक लैंग्वेज से आया है। और आप जानते हैं कि ग्रीक कहाँ की भाषा थी? ग्रीक ग्रीस की भाषा थी, जिसको हिंदी में यूनान कहा जाता है। और जब एलिजी का आविष्कार हुआ था, तब एलिजी जो है, इसका मतलब क्या होता है? एलिजी का मतलब किस लिए हुआ था? इसका मतलब होता है लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना, लैमेंट का मतलब होता है रोना। और जब कोई पोएम,
राइट, किसी भी वर्स फॉर्म में लिखी हो एलिजियाई कपलेट्स में और एक वाइड रेंज को कवर करती हो, जैसे डेथ, लव और वार। डेथ, लव और वार ओरिजिनली ये किसी को भी जो है कवर कर सकती थी। डेथ पर भी लिखा जा सकता था, वार पर भी लिखा जा सकता था और लव पर भी लिखा जा सकता था। और इसका एक पॉपुलर मीटर था, इसका स्टैंजा जो फॉर्म था उसको बोला जाता है एलिजियाई कपलेट। GIAC एलिजियाई कपलेट, COUPLET एलिजियाई कपलेट, राइट। एनी lyric poetry in any verse form written in एलिजियाई कपलेट, इसी को एलिजी कहा गया है। अब एलिजियाई कपलेट क्या होता है? एलिजियाई कपलेट एक पोएट्री का फॉर्म है जिसको ग्रीक लिरिक पोएट्स ने यूज किया था। किसके लिए? फॉर अ वैरायटी ऑफ थीम्स यूजुअली ऑफ स्मॉलर स्केल देन द एपिक। रोमन पोएट्स ने इसको फिर यूज किया, कैटलेस ने, प्रोपेरिटस ने, टिबिलस ने और फिर ओविड ने सेम फॉर्म को यूज किया लैटिन में बहुत सालों बाद। एलिजियाई मीटर होता क्या है बेसिकली, अगर हम इस पर बात करें तो द फॉर्म वॉज फेल्ट बाय द एंसेंट्स टू कंट्रास्ट द राइजिंग एक्शन ऑफ द फर्स्ट वर्स विद द फॉलिंग क्वालिटी इन द सेकेंड। बहुत डिटेल में ना जाए, सिर्फ एलिजियाई कपलेट को ही जाने। और नॉर्मल कपलेट से थोड़ा सा डिफरेंट था ये। एलिजियाई कपलेट में होता क्या है कि हर लाइन की मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होती है, मतलब मीनिंग के लिए उसको कहीं और नहीं जाना पड़ता है, राइट। मीनिंग के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता है, अपने आप में ही वो मीनिंग को कंप्लीट कर देता है, वो एलिजियाई कपलेट होता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी एलिजी के बारे में, और इससे ज्यादा अब एलिजी के बारे में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो जरूर मैसेज करिएगा नोट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में जाकर के, और वी विल डेफिनेटली रीच टू यू। आप तक पहुंचेंगे आपकी कमेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए, अगर वो रिजॉल्वेबल हुआ तो। राइट, चलिए प्रोसीड करते हैं दूसरे टर्म की तरफ। और जो दूसरा टर्म है आज का वह है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में मोनोलॉग क्या होता है और ड्रामेटिक क्या होता है। ड्रामेटिक का मतलब ड्रामा से है, और ड्रामा कैसे होता है। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? एक्चुअली LOG लॉग और LOQ लॉक, ये दो रूट वर्ड्स हैं और दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब होता है टू टॉक, बातें करना। लॉग और लॉक का मतलब रूट वर्ड्स है, और इन रूट वर्ड्स में ही सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस लगा करके इंग्लिश के वर्ड्स बनाए जाते हैं, वर्ड्स फॉर्मेशन होता है, राइट। जैसे लॉग से वर्ड कैसे बनता है ये देखिए, एक वर्ड है मोनो,
मोनो का मतलब होता है सिंगल और वन, और लॉग का मतलब क्या है, बात करना। अब मोनोलॉग का मतलब क्या हुआ, मोनोलॉग का मतलब हुआ कि जब एक व्यक्ति बात कर रहा हो तो वो मोनोलॉग है, मतलब कोई दूसरा नहीं होगा, अकेला ही वो बात कर रहा होगा, और दूसरा अगर होगा भी तो कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि वो मोनो है। जहां पर दो लोग इकट्ठा हुए वहीं पर वो मोनो ना होकर के डाई हो जाएगा। डायलॉग का नाम तो आपने सुना है, आपको पता है कि बाई और डाई का मीटर होता है, मतलब होता है टू, दो। ट्राई का मतलब होता है थ्री, और जैसे वर्ड होता है ट्रेवलॉग, राइट, लॉग वहां पर भी है। ट्रेवल का जो लॉग हो, जो ट्रेवल की बात करे वो होता है ट्रेवलॉग, राइट। मोनोलॉग, डायलॉग, ट्रेवलॉग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लॉग से ही आपको बन जाएंगे। सेम केस लॉग का होता है। लॉग में आप वर्ड देखिए, वर्ड होता है सोलिलोक्वी, राइट, सोलिलोक्वी। अब सोलो का भी मतलब सिंगल होता है, और सोलिलोक्वी का भी मतलब होता है एक व्यक्ति ही जब बात करे तो वो सोलिलोक्वी हो जाता है, राइट। या ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बात करना बहुत पसंद होता है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लोकेशियस। LOQ का मतलब होता है बात करना, लोकेशियस। वन हु लव्स टॉकिंग, उसको बोलते हैं लोकेशियस। और कुछ लोग होते हैं खास करके नेता लोग जो बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, राइट, बातें करते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है ग्रांडिलोक्वेंट। ग्रांड का मतलब बड़ा और लोक का मतलब बात करना, बड़ी बड़ी बात करना, ग्रांडिलोक्वेंट। या इसी को और कुछ बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, ग्रांडिलोक्वेंट के लिए एक और टर्म है। क्या टर्म है आपको शायद पता होगा, और नहीं पता होगा ग्रांडिलोक्वेंट का तो फिर मैं बता देता हूं, मैग्निलोक्वेंट होता है। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना, राइट। वर्ड होता है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट स्पीकर होता है, जो धारा प्रवाह बात करे वो इलोक्वेंट हो जाता है। मतलब लॉग और लॉग से बनने वाले ये वर्ड्स हैं। लॉग का मतलब होता है बातें करना, मोनोलॉग का मतलब होता है कि खुद से बातें करना, टू टॉक टू हिमसेल्फ। और ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है कि कोई चीज एकाएक शुरू हो जाए, ड्रामेटिक तरीके से, नाटकीय तरीके से, जिसको आप कहते हो कि नाटकीय तरीके से जब कोई बात शुरू हो जाए, मतलब बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के जब कोई चीज शुरू हो जाती है उसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं, राइट। वो ड्रामा का एक प्रकार है, यद्यपि वो ड्रामा नहीं होता है, ड्रामा का एक प्रकार है कि एकाएक कोई व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है। अब डेफिनेशन पर अगर हम जाएं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, तो पहली बात तो ये कि ये भी पोयम होती है, और अगर वो पोयम ना हुई तो अंतर समझिएगा, अगर वो एकमात्र पोयम ना हुई, किसी ड्रामा का पार्ट हुआ, तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग ना होकर के सोलोलोक्वी हो जाएगा। सोलोलोक्वी ड्रामा का पार्ट होता है जहां पर नरेटर, जो मेन हीरो या कोई भी कैरेक्टर होता है, स्टेज पर आता है और अपनी मन की बात ऑडियंस को बताता है, बात नहीं करता है, राइट। ही टेल्स द ऑडियंस हिज ओन इनर थॉट्स, अपने खुद के विचार को, अपनी साइकोलॉजी को, अपने मेंटल स्टेटस को वो ऑडियंस को बताता है और उनकी नहीं सुनता, वो सोलिलोक्वी होता है, वो ड्रामा का पार्ट होता है। कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए एक चीज और आपको बता दूं, सोलिलोक्वी के साथ एक और टर्म आता है असाइड। असाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असाइड और मोनोलॉग और सोलिलोक्वी अक्सर पेपर में पूछ ही लिया जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा। असाइड और सोलिलोक्वी दोनों ही कैरेक्टर्स बोलते हैं। अंतर दोनों में होता है कि सोलिलोक्वी बोली जाती है तब जब स्टेज पर सिर्फ स्पीकर होता है, ऑडियंस से बात कर रहा होता है।
ऑडियंस को बता रहा होता है अपना मेंटल स्टेटस। जैसे आप हैमलेट उठा करके देखिए, शेक्सपियर का बहुत सारी सोलिलोक्वीज है, मैकबेथ में भी है, किंग लियर में भी है, ओथेलो में भी है। हैमलेट इसलिए हमने आपको बताया कि हैमलेट पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल प्ले है, एक मेंटल ट्रॉमा का प्ले है हैमलेट। तो वहां पर वो आकर के अपनी बात ऑडियंस को बताता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड, और इतना कंफ्यूज है कि एक बार तो ये भी सोचता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, राइट, वेदर ही इज टू लिव और टू डाई, ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो मेंटल स्टेटस एक्सप्रेस करता है, वो सोलिलोक्वी होता है। ऑलराइट, अगर असाइड की बात करें तो असाइड का मतलब होता है बाय द साइड, मतलब कि कैरेक्टर्स और सारे भी होते हैं स्टेज पर, और वो ऐसा कुछ बोलते हैं कि एक स्पीकर के मन में कोई बात आती है और वो बोल देता है, बड़बड़ा देता है, और इस इंटेंशन के साथ बोलता है कि दूसरे लोग ना सुने, अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज जो है वो इस बात को ना सुन पाए और वो बोल भी देता है, उसको असाइड कहा जाता है। क्लियर? जैसे अगर आपको किंग लियर की स्टोरी याद हो, तो जब किंग लियर पूछ रहा था अपनी बेटियों से कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, तो गॉनरिल और रीगन दोनों सेम रिस्पॉन्स करते हैं, और जब गॉनरिल रिस्पॉन्स कर रही होती है कि आई लव यू मोर देन माई लाइफ, मोर देन एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो कॉर्डेलिया साइड में खड़ी है, वो बोलती है तो आपने शादी क्यों की, व्हाई डिड यू मैरी। तो वो सेंटेंस ऑडियंस को तो सुनाई दे जाता है, लेकिन जो करेक्टर जिससे रिलेटेड होता है उसको सुनाई नहीं देता, उसको असाइड कहा जाता है। सोलिलोक्वी किसको कहा जाता है? जब करेक्टर आकर के स्टेज पर बात करता है ऑडियंस से, उन्हें अपने मन का स्टेटस बताता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना, सोलिलोक्वी और असाइड में क्या अंतर है। और अगर क्लियर हो गई तो मोनोलॉग पर आते हैं। मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग की जहां तक बात है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक लिरिक पोएम होती है, जैसे कि एलिजी लिरिक पोएम होती है, जैसे कि सोनेट लिरिक पोएम होती है, जैसे कि ओड भी लिरिक पोएम होता है, वैसे ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग भी एक टाइप की लिरिक पोएम होती है, इन विच, जिसमें जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अ स्पीकर, एक सिंगल स्पीकर होता है। मोनोलॉग है, मोनो माने सिंगल, अ सिंगल स्पीकर स्पीक्स टू अ साइलेंट लिसनर। किससे बोलता है? अ साइलेंट लिसनर से बोलता है, राइट। अब आप चाहे तो लिख लीजिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ लिरिक पोएम इन विच द स्पीकर स्पीक्स टू अ साइलेंट स्पीकर, अ साइलेंट लिसनर, राइट। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ लिरिक पोएम, a type of lyric poem in which the speaker speaks to a silent listener, स्पीकर जो है साइलेंट लिसनर से बात कर रहा होता है, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक का मतलब यह है कि जब वो बोलना शुरू होता है तो एकाएक बोलना शुरू होता है, इसलिए उसकी जो ओपनिंग होती है वो बहुत ही एब्रप्ट ओपनिंग होती है। एब्रप्ट का मतलब क्या है? ऑल ऑफ सडन, विदाउट मेडिटेशन, विदाउट प्रायर थॉट, बिना किसी पूर्व तैयारी के एकाएक बोलना शुरू कर देता है, उसको बोला जाता है कि वो एब्रप्ट है। और ये एब्रप्ट ओपनिंग सडन ओपनिंग उसकी हो जाती है। क्लियर? और इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके बेताज बादशाह जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के, वो बेताज बादशाह है रॉबर्ट ब्राउनिंग, राइट। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन एज के पोएट थे, जैसे कि टेनिसन और अर्नल्ड भी। टेनिसन ने भी कई सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा यूलिसिस, या आपने पढ़ा होगा टिथनेस, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं जो टेनिसन ने लिखे हैं। और ब्राउनिंग की अगर हम बात करें तो कई सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं, और सबसे बेहतरीन जो उसमें है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है उसका नाम है
माई लास्ट डचेस। क्लियर। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के बेताज बादशाह हमने इसीलिए कहा है क्योंकि ही हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो हमने एग्जाम्पल अभी आपको जो थियरी बताई है ड्रामेटिक मोनोलॉग की, जो डेफिनेशन बताई है, वो डेफिनेशन हमने जो है ब्राउनिंग के ही ड्रामेटिक मोनोलॉग से क्रिएट की है, उसी पर से बनाई है। क्लियर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? माई लास्ट डचेस में क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक नेमलेस ड्यूक आता है, प्राउडली और शोइंग ऑफ हिज आर्ट कलेक्शन एक्सपोजेस हिमसेल्फ एज द careless murderer of his last wife is the finest dramatic monologue of this time, of its time. Browning recorded, he extended the form further. एक बुक है द रिंग एंड द बुक उसका नाम है, एंड इट इज अ वर्स नॉवेल इन 12 लेंथी मोनोलॉग्स। राइट, एक पूरी नॉवेल ही लिख दी है ब्राउनिंग ने जिसका नाम है द रिंग एंड द बुक, जिसमें 12 ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं और बहुत लंबे लंबे हैं। राइट, वर्स नॉवेल उसको कहा जाता है। ये एक ऐसी नॉवेल है जो पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है और वो काम किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। क्लियर। थोड़ा सा और हम मॉडर्न एज की तरफ बढ़े तो टी.एस. एलियट भी इसके एक मास्टर होते हैं। टी.एस. एलियट की एक पोयम आपने पढ़ा होगा, नाम है उसका लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो है वो भी एक मोनोलॉग है और वो भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यद्यपि कहीं कहीं पर आपको भी लिखा मिल जाएगा कि वो इंटीरियर मोनोलॉग है, और इंटीरियर मोनोलॉग और ड्रामेटिक मोनोलॉग में आपके एग्जामिनेशन के लेवल से कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, आप दोनों को सेम ही मानिएगा। ऐसे ही वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है टिंटन एबी, तो टिंटन एबी भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ही कही जाएगी। वहां पर जो नरेटर होता है वो अपने सिस्टर के साथ होता है, बात किसी को उसी से बता रहा होता है, यद्यपि वो कभी रिस्पॉन्स नहीं करती है, इसीलिए मोनोलॉग हो जाता है। और अगर वो कहीं कर देती तो मोनोलॉग ना होकर के डायलॉग बन जाता। क्लियर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर प्रोसीड करेंगे। लिटरेरी फॉर्म्स जितने भी आपके सिलेबस में हैं सब आपको रिटेन फॉर्म में सबके नोट्स मिल जाएंगे, आप एग्जाम्पल सहित नोट्स मिलेंगे, आप लोग उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। असाइड मोनोलॉग, soliloquy and dramatic monologue। मैं सबकी बात का रिस्पॉन्स करता हूं, जैसे कि हमने बताया कि अगर रिस्पॉन्सिबल है तो, अगर रिस्पॉन्स के लायक है तो जरूर रिस्पॉन्स करता हूं, और मैं आपकी बात का भी रिस्पॉन्स कर रहा हूं। आपके क्वेश्चंस को मैं रिप्लाई कर चुका हूं एंड होपफुली आपको रिप्लाई मिल भी गया होगा, और नहीं मिला होगा तो आप फिर से पूछ लीजिए, देखिए रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं। आप में एक लिटरेरी फॉर्म है जिसका नाम है लिरिक। लिरिक हमने भी आपको बताया कि जनरली एक ऐसी पोएम होती है जो लायर पर गाई जाती है। लायर लिरिक
लायर पर गाई जाने वाली एक पोयम होती है। जनरली लिरिक में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन में पोएट अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। लिरिक की जब डेफिनेशन पूछी जाएगी तो लिरिक इज ए टाइप ऑफ लिरिक पोयम, यहीं से शुरू करेंगे कि लिरिक एक टाइप की लिरिक पोयम होती है इन विच जो वॉइस होती है, द वॉइस ऑफ द पोयम रिकॉर्ड्स स्पेसिफिक फीलिंग्स और एटीट्यूड्स, राइट। एक स्पेसिफिक फीलिंग्स या स्पेसिफिक एटीट्यूड्स को रिकॉर्ड कर रही होती है। जरूरी नहीं कि वो स्पेसिफिक फीलिंग किसी पोएट की ही हो, वो किसी और की भी हो सकती है। जो लिख रहा है उसके अलावा किसी और के बारे में भी वो लिख सकता है अपनी लिरिक पोयम को, राइट। तो लिरिक पोयम इज अ टाइप ऑफ पोएट्री which records the voice of a specific feeling or attitudes. In original form, the lyric was designed for musical accompaniment. Lyric किस लिए डिजाइन होती थी? लिरिक म्यूजिकल accompaniment के लिए डिजाइन होती थी। जैसे कि म्यूजिकल accompaniment का मतलब क्या है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे गाने के लिए उस लिरिक को बनाया जाता था। As the term evolved, however, it came to embrace a wide range of different poetic forms, including the sonnet, ode, elegy and eclogue. धीरे धीरे ये सब जो है लिरिक ही होते गए। जनरली पर्सनल पोयम होती थी लिरिक, म्यूजिकल एकम्पनीमेंट के लिए लिखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे लिटरेचर का एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, इसका भी विस्तार होता जाता है और लिरिक आज के जमाने में ओड भी लिरिक है। अभी हमने आपको बताया कि एलिजी भी लिरिक है, सोनेट भी लिरिक है, ये सब गाए जाते हैं। इक्लॉग भी लिरिक है। ये सब अलग अलग लिरिक पोएम है। ओरिजिनली किस लिए लिखे जाते थे? ओरिजिनली लिखे जाते थे म्यूजिकल अकॉम्पनीमेंट के लिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ढोल मजीरे के साथ इनको गाया जाता था, इसलिए लिखे जाते थे, राइट। उन्हीं के लिए लिखे जाते थे, उन्हीं को लिरिक कहा जाता था। ऑलराइट, तो आपके सिलेबस में पोएट्री के इतने ही फॉर्म्स दिए हैं जहां तक मुझको याद आ रहा है। वैसे अगर और कुछ दिया है तो एक सेकंड का मौका दीजिए, हम आपका सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं कि पोएट्री में और कौन सा फॉर्म दिया है। और अगर कोई क्वेश्चन है तब तक पूछ डालिए। जी, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में विद दिस स्पेशल रेफरेंस टू एलिगरी हमने करा दिया है, बैलेड करा दिया है, ओड करा दिया, सोनेट करा दिया, ब्लैंक वर्स नहीं कराया है, एपिक करा दिया, मॉक एपिक करा दिया, हीरोइक कपलेट बाकी है, लिरिक हो गया, एलिजी हो गया एंड अदर स्टेंजा फॉर्म, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया, फ्री वर्स, रिदम राइम एंड मीटर बचा है, ब्लैंक वर्स बचा है, हीरोइक कपलेट बचा है, फ्री वर्स बचा है, पोएट्री के फॉर्म में ये तीन बच रहे हैं। आइए, इन तीन के अलावा और कोई है ना? नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ब्लैंक वर्स की। वर्स का तो मतलब आप समझ रहे हैं ना,
वर्स का मतलब होता है पोयम, और जब हम ब्लैंक वर्स की बात करेंगे तो ब्लैंक का मतलब तो होता है खाली, है ना, लेकिन एक खाली वर्स नहीं होता है। हीरोइक कपलेट का मतलब होता है कपल, कपल माने दो, जब दो लाइंस होती हैं तब कपलेट होता है, और उन्हीं को हिंदी में दोहा कहा जाता है। और फ्री वर्स, वर्स में फिर कविता है और फिर ये फ्री। अब तीनों में अंतर क्या है ये देखिए, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में पहले अंतर देख लीजिएगा। फ्री वर्स वो वर्स होती है जो किसी भी राइम, रिदम और मीटर को एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब ऐसी पोएट्री जो किसी भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर को फॉलो ना करे, जो किसी भी रूल्स, रेगुलेशंस, राइम, रिदम, मीटर को फॉलो ना करे, उसको फ्री वर्स कहा जाता है। स्वच्छंद है, वो टोटली स्वतंत्र है राइम, रिदम और मीटर से, मतलब पोएट्री का जहां पर कोई भी चीज लागू ना हो उसको कहा जाता है फ्री वर्स। और इसीलिए एक पोएट ने फ्री वर्स को डिफाइन किया है कि फ्री वर्स में लिखना वैसे ही लिखना है जैसे कि बिना नेट के टेनिस खेलना, टू प्ले टेनिस विदाउट नेट, ये फ्री वर्स की डेफिनेशन है, राइट। फ्री वर्स का मतलब होता है एक ऐसी पोयम जहां पर कुछ भी सिस्टमैटिक ना हो, कोई भी सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर फॉलो ना किया जाए, उसी को फ्री वर्स कहा जाता है। टू प्ले टेनिस विदाउट नेट, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस बात को कहा है कि ऐसी पोयम जो किसी पर्टिकुलर मीटर को नहीं मानती, लाइन्स ऑफ पोएट्री विदाउट रेगुलर मीटर, राइट, एंड यूजुअली विदाउट राइम, राइम भी नहीं करती और कोई मीटर भी नहीं होता। ऑल्दो यद्यपि स्कैटर्ड एग्जाम्पल्स, यहां वहां जो कुछ एग्जाम्पल्स तितर बितर आपको मिलेंगे, फ्री वर्स अपीयर इन अर्लियर पोएट्री, द ग्रेट पायनियर ऑफ दिस फॉर्म वाज अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन, और वाल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है, राइट। ब्लैंक वर्स में क्या हो गया, एक ऐसी पोएट्री जो किसी रेगुलर फॉर्म और मीटर को नहीं मानती, नंबर एक, कोई राइम नहीं होता, कोई रिदम फिक्स्ड नहीं है कि वो होगा ही, कोई रेगुलर मीटर नहीं होता। और फ्री वर्स का फादर किसको कहा जाता है, वाल्ट विटमैन को। वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, पायनियर ऑफ फ्री वर्स, वाल्ट विटमैन को कहा जाता है। और अमेरिका के हैं वाल्ट विटमैन। और अभी हमने आपको एक और डेफिनेशन में इनको बताया था, टू प्ले टेनिस विदाउट नेट। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि पेपर में कि फ्री वर्स के बारे में ऐसा किसने कहा था कि टू प्ले टेनिस विदाउट नेट, राइट, बिना नेट के ही टेनिस खेलना और फ्री वर्स में कविता लिखना दोनों बराबर है, ना इसमें आपको कोई दिक्कत है कि कहां पर बॉल जाएगी, और ना यहां पर आपको कोई दिक्कत है कि लाइन कहां पर जाएगी, तो उसको फ्री वर्स कहा जाता है, क्लियर। और वाल्ट विटमैन ने अपनी पूरी पोएम जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, इसी फ्री वर्स में ही लिखा है, जहां पर कोई वर्स एक्चुअली नहीं है, क्लियर। नाम ही फ्री, और फ्री से ही चीजों को समझ लीजिएगा कि जो चीज फ्री होती है वहां किसी भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां किसी भी पैसे की जरूरत ना पड़े उसी को फ्री वर्स कहा जाएगा, क्लियर। जहां पर किसी भी राइम, रिदम और मीटर की जरूरत ना पड़े उसी को फ्री वर्स कहा जाता है। और ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में मतलब क्या है, ब्लैंक वर्स बहुत पॉपुलर टर्म है, और खास करके इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में ब्लैंक वर्स इटाली से आया था, जैसे इंग्लैंड में तो सब कुछ इटली और लैटिन से ही आया था, तो ब्लैंक वर्स इटली से ही आया था। और ब्लैंक वर्स को इंग्लैंड लाने वाले कौन थे, उनका नाम था सर हेनरी होवर्ड, राइट, अर्ल ऑफ सरे जिनको कहा जाता है। तो इटली से ब्लैंक वर्स वो लेकर के आए थे, और फिर उन्होंने
वर्जिल की पोएम जो थी एनीड, उसका ट्रांसलेशन भी ब्लैंक वर्स में किया था, राइट। 2 बुक्स का ही किया था, बुक 2 और बुक 4 का। बाद में जब सबसे पहली ट्रेजेडी लिखी गई जिसका नाम था गार्बडक, तो गार्बडक वॉज कंप्लीटली रिटन इन ब्लैंक वर्स, राइट। ब्लैंक वर्स में गार्बडक लिखी गई, इसलिए उसको फर्स्ट पोएटिक प्ले भी कहा जाता है या फर्स्ट प्ले इन ब्लैंक वर्स कहा जाता है। बाद में इसी ब्लैंक वर्स को यूज किया क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने प्ले टैम्बरलिन के लिए, और टैम्बरलिन के लिए इतना पावरफुली उन्होंने यूज किया कि जो टैम्बरलिन की लाइंस हैं उनको एक क्रिटिक ने क्या बताया कि ये माइटी लाइंस है। माइटी माने पावरफुल, मतलब ब्लैंक वर्स किसका माध्यम बन गया, पावरफुल एक्सप्रेशन का। और फिर उसी ब्लैंक वर्स को शेक्सपियर ने अडॉप्ट किया और शेक्सपियर ने अपनी सारी ट्रेजेडीज में उन्हीं ब्लैंक वर्स को ही यूज किया है। और मिल्टन ने तो पूरी एपिक पैराडाइज लॉस्ट ही ब्लैंक वर्स में लिख दिया है, और ऐसा कहा जाता है कि ब्लैंक वर्स जो है सबसे आसान वर्स होता है जिसमें पोएट्री लिखी जा सकती है, राइट। और ब्लैंक वर्स की लाइंस में होता क्या है, ब्लैंक वर्स की लाइन जो है कभी राइम नहीं करती है, राइट। अनराइमिंग लाइंस होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में। किसमें होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक पेंटामीटर की अनराइम्ड लाइंस होती है। अनराइम्ड लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर, उसको कहा जाता है ब्लैंक वर्स, राइट। द टर्म फॉर वर्स रिटन इन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। अनराइम्ड लाइंस होती हैं ऑफ अबाउट 10 सिलेबल्स। पेंटा का मतलब होता है 5 सिलेबल्स हो, मतलब वो 5 सिलेबल्स का मतलब कि वो 10 सिलेबल्स होते हैं। 5 सॉरी मीटर होता है, 5 मीटर होता है, और 5 मीटर में 10 सिलेबल्स होते हैं। आयम्बिक का मतलब क्या होता है कि जहां पर साउंड जो है पहले अनस्ट्रेस्ड का साउंड हो और फिर स्ट्रेस्ड का साउंड हो। स्ट्रेस्ड का मतलब जहां पर फोकस किया जाए किसी वर्ड पर, और अनस्ट्रेस्ड का मतलब जहां पर फोकस ना किया जाए। तो ये उनकी राइम चलती है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। तो इस टाइप से जब 10 बन जाते हैं, 5 का जब जोड़ा बन जाता है तब उसको 10 सिलेबल्स कहा जाता है। और आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन उन्हीं 10 सिलेबल्स की बनी होती है जहां पर राइमिंग नहीं होती है। हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स में डिफरेंस यही है कि हीरोइक कपलेट की लाइंस राइम कर जाती है। कपलेट होता है, दोहा होता है, इसलिए वो राइम कर जाती हैं लास्ट में, और ब्लैंक वर्स की लाइंस जो है वो राइम नहीं करती है। यही बेसिक डिफरेंस होता है। अब आप देखिए ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में क्या डिफरेंस है। ब्लैंक वर्स के साथ शर्त यह है कि आयम्बिक पेंटामीटर में अनराइम्ड होंगी। फ्री वर्स की शर्त कोई नहीं है, पहली बात इसलिए फ्री वर्स है। ना तो यह शर्त है कि आयम्बिक पेंटामीटर में होंगी, और ना तो यह शर्त है कि अनराइम्ड नहीं होंगी। वो कभी कभी राइम्ड भी हो सकती है, लेकिन कोई फिक्स्ड पैटर्न, कोई फिक्स्ड मीटर नहीं होगा। क्लियर। हीरोइक कपलेट क्या होता है, हीरोइक कपलेट भी आयम्बिक पेंटामीटर की लाइंस होती हैं, और वो अनराइमिंग के बजाय राइमिंग होती हैं। राइम्ड लाइंस अगर हो जाएंगी तो हीरोइक कपलेट हो जाएंगी, और अनराइम्ड लाइंस है तो वो ब्लैंक वर्स हो जाएंगी। और हीरोइक कपलेट जो खास मीडियम था वो नियो क्लासिकल पीरियड का मीडियम था। ब्लैंक वर्स जो है वो शेक्सपियरियन के टाइम पर जो है परफेक्शन में था। ऐसा नहीं बाद में नहीं लिखा गया, बाद में भी लिखा गया, लेकिन पोएट जैसे ड्राइडन थे या कॉन्ग्रीव थे या वाइशरली है, अलेक्जेंडर पोप है स्पेशली, इन सब लोगों ने हीरोइक कपलेट को ही परफेक्शन में लाया है, हीरोइक कपलेट यूज किया है। और शेक्सपियर के जैसे लोग, बेन जॉनसन कह लीजिए या आप कह लीजिए क्रिस्टोफर मार्लो, इन लोगों ने ब्लैंक वर्स को परफेक्ट किया है अपने पोएट्री के फॉर्म में, अपने पोएट्री में। क्लियर। Since its introduction into English poetry,
in the 16th century it has become the standard form of English verse, standard form of English drama in verse, right? इंग्लिश ड्रामा का जो सबसे फेवरेबल मेथड है, फेवरेबल फॉर्म है, वो जो है ब्लैंक वर्स है। यद्यपि शेक्सपियर ने कुछ जगह पर हीरोइक कपलेट भी यूज किया है, कुछ जगह पर, बट परफेक्टली नहीं। और इसका सबसे पहले शुरुआत हीरोइक कपलेट की अगर हम बात करें किसने किया था, तो इसकी क्रेडिट जाएगी जेफरी चॉसर के पास, जिन्होंने द लीजेंड ऑफ गुड विमेन और फिर जो है कैंटरबरी टेल्स इसी डेकासिलेबिक कपलेट में लिखा था, जिसको हीरोइक कपलेट कहा जाता है। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में है और सबसे बड़ा एग्जांपल ब्लैंक वर्स का वही है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए, waiting for your kind response. Those who have joined the class, they must have a few comments as well. And if you have no comments, तो मुझे लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है प्रॉपरली, आपको किसी भी जगह पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। एलिजी में, ड्रामेटिक मोनोलॉग में, हीरोइक कपलेट में, फ्री वर्स में, ब्लैंक वर्स में और हीरोइक जो है कौन सा, ड्रामेटिक मोनोलॉग में। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स की, जो ड्रामेटिक टर्म्स हैं वहां पर भी क्लास ले लेंगे। क्लियर? थैंक यू, गुड लक।